हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मयंक सपने के शहर मुंबई में रहता था। मयंक एक काफी ज्यादा अच्छी कंपनी में काम करता था। मयंक की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मयंक को अपने काम के सिलसिले में शूटिंग साइट पर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन मयंक अपने ऑफिस के काम की वजह से एक शूटिंग साइट पर जाता है। वहाँ पर मयंक की मुलाकात एक कशिश नाम की लड़की से होती है और मयंक उस लड़की के पास जाकर उससे कहता है, आप यहाँ नहीं आई हो क्या? हाँ, मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। बस एक बात कहूँ, अगर आप बुरा न माने तो। हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज और आप एक साथ मैच नहीं हो रही हो। आपकी आवाज कुछ ज्यादा ही भारी है ना? हाँ, वो ठंडा पानी पीने की वजह से मेरी आवाज ऐसी ही हो जाती है, इसलिए अब तो मुझे भारी आवाज की आदत ही हो गई है। लेकिन आप यहाँ मेरी हालत पर हंसने आए हो क्या? नहीं, मैं क्यों हंसने लगा। वो तो मैं अपने ऑफिस के काम की वजह से कई बार आ चुका हूँ, और आज आप इस साइट पर नहीं लगी तो मैं आपसे बात करने चला आया। क्यों, मेरे बात करने से कोई प्रॉब्लम है? मुझे कहाँ ही कुछ प्रॉब्लम होगी। यहाँ बात तो सभी लोग करने आ जाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो वही लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। खैर छोड़ो ये सब बातें। अरे नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आपको काम चाहिए तो मैं आपको काम दिलवा सकता हूँ। ये जो शूटिंग हो रही है हमारी कंपनी के लिए हो रही है। अगर आप चाहो तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ कि आपको इस शूटिंग मिले। क्या सच में आप ऐसा कर सकते हो? जी बिल्कुल, आप चिंता मत करो, मैं आपको काम दिलवा दूंगा। बस आप ये समझो कि मिल ही गया काम। मेरी कोई एक परेशानी हो तब तो मैं आराम से रहूँ ना। मेरी तो परेशानियाँ खत्म ही नहीं होने वाली। अब और क्या परेशानी है, आप मुझे बता सकती हो? मैं यहाँ अपना घर छोड़कर आई थी काम करने के लिए। काम तो आप दिलवा ही रहे हो, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। अब आप मेरी हर जगह मदद थोड़ी करोगे। मुझे अब काफी ज्यादा अच्छी लगी हो। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, मैं तो बस आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। इस अनजान शहर में आप जैसा दोस्त मिल गया, मेरी तो सारी परेशानी ही खत्म हो गई। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे साथ चलो, मैं पहले आपके लिए काम की बात करता हूँ। उसके बाद मेरे घर के थोड़ी दूर मेरा दूसरा घर है, आप वहाँ रह सकती हो। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। मयंक कशिश को अपने साथ लेकर चला जाता है। मयंक को शुरू से ही कशिश काफी ज्यादा अच्छी लगती थी, इसीलिए मयंक कशिश को किसी भी परेशानी में नहीं देखना चाहता था और उसके बार बार मदद करता था। मयंक कशिश से रोज मिलने जाया करता और उसी के साथ काफी समय बिताता। ऐसे ही एक दिन मयंक कशिश के घर जाता है और दोनों बातें कर रहे थे कि तभी मयंक कहता है, कशिश, ये तुम्हारे गाल पर बाल क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी दाढ़ी भी आती है क्या? दाढ़ी? नहीं, मेरी दाढ़ी नहीं आ सकती। वो मैं रेजर लगाना भूल गई होंगी। क्या रेजर लगाती हो तुम? अरे मयंक, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। मैंने कहा कि पेन वगैरह चल गया होगा, और आजकल तो मेरे चेहरे पर दाने भी हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हें दाने बाल लग रहे हैं। कुछ भी हो, मुझे तुम जैसी हो वैसी ही बहुत पसंद हो। मयंक कशिश को काफी ज्यादा पसंद करता था और उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। मयंक की कशिश से मुलाकात मयंक को कशिश के और करीब ले जाती है। धीरे धीरे मयंक कशिश से काफी प्यार करने लगता है, इसीलिए अभी तक मयंक ने कशिश से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। कुछ दिन बाद मयंक अपनी बहन सौम्या के साथ कशिश के घर आता है और सौम्या को कशिश से मिलवाते हुए मयंक कहता है, सौम्या, ये है कशिश, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और कशिश मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मयंक, ये क्या बोल रहे हो तुम? हम तो दोस्त थे ना, फिर शादी कहाँ से आई बीच में? हाँ मुझे पता है, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी प्यार, शादी ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन सच तो यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है तो फिर शादी कैसे? क्यों शादी नहीं कर सकती तुम? जब तक मयंक तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा था तब तो तुमने मना नहीं किया, और अब शादी के लिए बोला तो ऐसे कह रही हो कि पहले कुछ कहा ही नहीं था। हाँ कशिश, जब मैं तुम्हें बार बार बोलता था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमने मुझे कभी किसी बात के लिए भी रोका नहीं, तो मुझे यही लगेगा ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम मयंक का इस्तेमाल कर रही थी, है ना? सही बात है ना ये? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मैं भी मयंक से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अब तक इसलिए मना कर रही थी क्योंकि तुम इतने अमीर हो और लोगों को ये लगेगा ना मैंने पैसों के लिए शादी की है। यार, तुम तो इतनी जल्दी अपनी बात से पलटती जा रही हो। अभी तुम कुछ और बोल रही थी और अभी कुछ और। तुम अपनी बात पर रहो ना, मुझे तो तुम पूरी लड़की ही झोल झाल लग रही हो। मयंक, यही है तुम्हारा प्यार?
अभी तक तुम बोल रहे थे कि मुझसे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, और तुम्हारे सामने लड़की मुझे इतना कुछ बोल रही है तो तुम चुप खड़े हो। मयंक चुप इसलिए खड़ा है क्योंकि उसे पता है कि मैं सही बोल रही हूँ। अरे अगर तुम्हें प्यार है मयंक से तो तुम पहले मना तो नहीं करती ना, और जब पता चला कि भांडा फूटने वाला है तो बोल दिया कि हाँ प्यार है। सौम्या बस करो, मुझे पूरा विश्वास है कशिश पर। और कशिश, तुम इस बात को लेकर क्यों परेशान हो रही हो कि कोई क्या बोलेगा? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, बस यही बहुत है। अब हम शादी करेंगे कुछ ही दिनों में। मयंक वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? कुछ दिन तो रुक जाओ। नहीं, अब और नहीं। लोग तुम्हें कुछ बोले ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो भी पहला मुहूर्त मिलेगा हम उसी मुहूर्त में शादी कर लेंगे। मयंक कशिश के प्यार में अंधा था, इसीलिए वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। कशिश से शादी करना चाहता था। इत्तेफाक से शादी का मुहूर्त भी ज्यादा लंबा नहीं बल्कि 1 हफ्ते बाद का मिलता है और बहुत ही धूमधाम से कशिश और मयंक की शादी होती है। शादी के बाद मयंक की माँ रमा कशिश को कमरे में लेकर जाती है और कशिश को समझाते हुए कहती है, बहू आज तेरी सुहाग रात है तो आज की रात तुम दोनों के लिए ही खास है। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे हमेशा खुश रखना, ठीक है? जी माँ जी। अच्छा तुम कमरे में थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर में मयंक भी आता होगा। रमा कशिश को कमरे में छोड़कर जाती है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन कशिश को अकेले में थोड़ा समय मिलता है और वो बोलती है, कहाँ फंस गया मैं? यहाँ एक्टर बनने आया था और इस मयंक की पत्नी बन गया। अरे अब उस अकल के अंधे को कौन बताए कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। आज तो तू गया बेटा कशिश। कशिश खुद से बातें करते हुए अपने सर से नकली विग हटाता है और चेहरे का मेकअप निकालता है। कशिश का मेकअप हटा ही था कि तभी वहाँ मयंक आता है और कशिश को लड़के के रूप में देखकर कमरे से बाहर निकलता है। तभी वहाँ रमा और सौम्या आते हैं और पीछे पीछे कशिश भी आता है। कशिश को ऐसे देखकर सौम्या कहती है, ये क्या है? तुम हमें लड़की बनकर पागल बना रहे थे? वो मैं। बस कर अब तू। मैंने तुझे सच्चा प्यार किया और तूने अब तक मुझे धोखे में रखा। अब तू खुद बोलेगा कि ये सब तूने क्यों किया या मैं अपने तरीके से पता लगाऊं। जब तुम शूटिंग साइट पर आए थे तो मैं लड़की का ही रोल कर रहा था और वो भी मुझे नहीं मिला। लेकिन जब तुमने मुझे देखा और ऐसे मुझे लड़की समझ बैठे तो मैंने उस चीज का फायदा उठाया। लेकिन जब शादी तक बात आ गई थी तब तक तो तू बता ही सकता था ना। मुझे लगा कि तुम लोगों को पता चलेगा तो मुझे काम मिलना ही बंद हो जाएगा एक्टिंग लाइन में। और उस दिन तो सौम्या जी वैसे ही मेरी सच्चाई खोद खोद कर निकाल रही थी। इसका मतलब मैं सही थी। तुम्हारा ये पर्दाफाश मयंक की सुहागरात में ही हुआ। बहुत कर ली तुमने एक्टिंग, लेकिन अब और नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा। एक तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से अब गिरगिट की तरह आंसू दिखा रहा है। अगर आज सुहागरात में पर्दाफाश नहीं होता तब तो तुम ना कोई बहाना कर कर बचते ही रहते। कशिश की सच्चाई सबके सामने आती है और उसे गिरफ्तार भी करवा दिया जाता है। कशिश ने जो भी किया था सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया था और उसे इसकी सजा भी मिलती है। जैस्मिन अपने पति रोनी के साथ में मूवी देखकर घर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में वो बोलती है, आज जो आपने मूवी दिखाई है कसम से रोम रोम में रोमांस जाग गया। मेरा तो मन कर रहा था वहीं आपको गले लगाकर किस्सी दे दूं। अरे मूवी भी तो रोमांस के किंग इमरान हाशमी की थी। रोमांस तो जागना ही था, और जागे हुए रोमांस को सोने क्यों दिया मैडम आपने? अपने पति के साथ ही तो आई थी, आप कर लेती किसी। अच्छा तो हीरो का नाम इमरान हाशमी है, मैं तो उसकी फैन हो गई। अब से हम उसी की मूवी देखने जाया करेंगे। क्यों रोमांस भरना है अपने अंदर? वो तो मुझ में कूट कूट के भरा हुआ है। कुछ ही देर में रोनी और जैस्मिन घर पहुंच जाते हैं, जहां रोनी की मां साधना उन्हें देखकर बोलती है, आ गए तुम दोनों, दर्शन हो गए अच्छे से? हाँ माँ हो गए, भीड़ नहीं होती ना रात में, इसलिए अच्छे से दर्शन हो गए। अच्छा प्रसाद तो दो। अब प्रसाद में क्या माँ जी को मूवी की टिकट दोगे? अरे नहीं, सोचने तो क्या बोलूं। हाँ माँ, वो पूजा की थाली हम मंदिर में ही भुलाए, रास्ते में याद आया था, पर फिर मैंने सोचा क्या वापस जाना, इसीलिए हम घर आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। दोनों अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। अगले दिन जब जैस्मिन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास साधना वहाँ आकर बोलती है, अच्छा बहू, कल कौन से मंदिर गए थे तुम दोनों, जरा बताना। वो क्या है ना, सामने वाली पड़ोसन है ना, वो मुझसे कह रही थी मंदिर जाने को, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ ही चली जाऊँ। अरे
अरे माँ जी वो तो रोनी जी को पता है, रात को जब आएंगे तो पूछ लेना आप। अच्छा तुझे नहीं पता? चल कोई बात नहीं, मैं पड़ोसन के घर जा रही हूँ, कुछ देर में आती हूँ। साधना के बाहर जाते ही जैस्मिन रसोई से बाहर आती है और टीवी ऑन करके इमरान हाशमी की मूवी देखने लगती है। कुछ ही देर में उसकी फिल्म खत्म हो जाती है। तभी उसकी सास भी घर वापस आ जाती है और अपनी बहू को ऐसे टीवी के सामने बैठा देखकर साधना बोलती है, अरे बहू क्या देख रही है टीवी में? वो माँ जी भीगे होठ। क्या? अरे माँ जी एक सीरियल देख रही थी, उसमें हीरो के सारे नोट भीग जाते हैं बारिश में, तो वही बोला था मैंने, भीगे नोट। अच्छा मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया। खैर जाने दो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। साधना अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शाम होती है और रोनी घर आकर बोलता है, जैस पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। अरे आपको पानी की प्यास लगी थी? मुझे लगा। क्या लगा मैडम आपको? मुझे भी बताओ, मैं भी तो जानूं कि आजकल मेरी बीवी को क्या क्या लगने लगा है। कुछ नहीं, जाने दो, तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? अब तो बताना पड़ेगा। और क्यों नहीं समझूंगा, पति हूँ तुम्हारा, मेरे बिना कोई और थोड़ी समझेगा। रोनी जैस्मिन को अपने करीब खींचता है। इतने में ही अचानक से वहाँ साधना आ जाती है। उसको ऐसे देखकर दोनों दूर हो जाते हैं। ये देखकर साधना बोलती है, बहू अगर खाना बन गया हो तो मुझे खिला दे, ताकि मुझे अपने कमरे से बाहर ना निकलना पड़े। हाँ हाँ माँ जी, खाना तैयार है, आप भी फ्रेश होकर आ जाइए। दोनों माँ बेटे फ्रेश होकर खाना खाने बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी अपना अपना खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ रोनी जैस्मिन से बोलता है, हाँ मैडम, तो अब बताइए कौन सी प्यास की बात कर रही थी आप? वही जो इमरान हाशमी के अंदर भरी रहती है, लेकिन अफसोस आप में नहीं है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी जैस्मिन रोनी को रोकते हुए बोलती है, क्या आप भी? इमरान जैसी बात नहीं है आपकी किस में, उसके जैसी करो ना। देखा नहीं था उस दिन फिल्म में वो कैसे अपनी हीरोइन को किस कर रहा था? मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने क्या इमरान हाशमी को किस की हुई है? क्या जो उसकी तरह करने की कह रही हो? और वैसे भी उसने तो कितनी हीरोइन के साथ प्रैक्टिस की हुई है। पागल हो आप? अरे उसकी फिल्मों में वो कितने पैशन के साथ किस करता है बिना किसी प्रैक्टिस के, लेकिन आप में तो वो पैशन है ही नहीं। अरे यार तुम सो जाओ चलो, और मुझे भी सोने दो। अगले दिन जैस्मिन इमरान हाशमी की एक और फिल्म देखती है और जब रोनी ऑफिस से घर आता है तब जैस्मिन उससे बोलती है, सुनो ना, चलो मैं आपसे गुस्सा हो जाती हूँ, फिर आप मुझे ना इमरान हाशमी ने जैसे बीच रास्ते में हीरोइन की गाड़ी को रोककर उसे प्रपोज किया था ना, वैसे ही आप मुझे मनाना और प्रपोज करना। पागल हो क्या? एक तो मैं थका हारा आया हूँ, पानी तक तो पूछा नहीं, ऊपर से फालतू काम करने को बोल रही हो। ये फालतू काम नहीं है। और इमरान जैसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर। वो फिल्म में पूरा पूरा दिन काम करने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, तुझे सुबह तक करूँ प्यार, और आपसे तो रात में भी नहीं होता। रोनी जैस्मिन को इग्नोर करके कमरे में चला जाता है। ऐसे ही एक दिन साधना बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके सामने बैठी जैस्मिन अपने फोन में गाने सुनते हुए साधना में इमरान हाशमी को देखने लगती है और गाना गाते हुए बोलती है, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा लगे। बहू ये क्या गंदी हरकत कर रही है? माँ जी क्या हुआ? माँ जी मैंने क्या किया? अरे तू मेरे चेहरे के करीब आकर वो गाना गाने लगी, भीगे होठ प्यासा दिल, तौबा तौबा। अरे मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। वो माँ जी माफ कर दो, मैं जरा भावनाओं में इधर उधर बह गई थी। अरे बहना है तो रोनी के आगे बहना बहू, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। इतना बोलकर साधना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पूरा परिवार बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, जिसमें दिखाते हैं कि इमरान हाशमी उनके शहर आने वाला है। ये देखकर जैस्मिन खुशी से बोलती है, वाह, इमरान हाशमी हमारे शहर आ रहा है, मैं तो पक्का मिलने जाऊंगी। आप भी चलोगे ना? क्या अगर कहीं इमरान हाशमी को ये पसंद आ गई तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी। मैं ठीक है चल लूंगा। कुछ दिन बाद में वो दिन आ जाता है जब इमरान हाशमी जैस्मिन के शहर आता है और जैस्मिन रोनी के साथ उसी जगह पहुंचती है। तभी भीड़ में से आगे जाकर रोनी इमरान हाशमी को आवाज लगाकर बोलता है, सर एक बार मेरी बीवी से मिल लो, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है।
ये बात सुनकर इमरान हाशमी उसे पास बुला के बोलता है। अरे भाई, हर कोई मुझसे अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड छुपाता है और तुम मुझसे मिलवाने ले आए। वाह यार। सर वो आपकी फैन है और मैं उसका, मतलब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब से वो आपकी फैन बनी है उसको हर चीज में आपके जैसी परफेक्शन चाहिए जो मैं नहीं दे पाता, इसीलिए वो मुझसे थोड़ी सी खफा थी। तो आपसे मिलवाने के बहाने ही उसने मुझसे काफी दिनों बाद प्यार से बात की है। बस भाई, तुमने तो इमोशनल कर दिया। अच्छा बुलाओ, कहाँ है तुम्हारी बीवी? रोनी जैस्मिन को इमरान के पास लेकर जाता है, जिसके बाद वो खुशी से फूलते हुए बोलती है। इमरान जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपका स्टाइल, आपका रोमांस सब पसंद है। प्लीज मेरे पति को कुछ टिप्स दीजिए ना। देखिए जैस्मिन जी, आपके पति आपसे बेहद प्यार करते हैं, तो किसी को देखकर आप उनको बदलने की कोशिश मत करिए, बल्कि वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करके उनसे प्यार करिए। आप सही कह रहे हैं सर, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और अब इनको किसी की तरह बनने को नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जैसे हैं वैसे ही बहुत अमेजिंग और रोमांटिक हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इमरान हाशमी से मिलने के बाद जैस्मिन को अपने पति के सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो दोबारा कभी भी उसे बदलने की कोशिश नहीं करती। निशा को बचपन से ही नूडल्स खाने की बहुत बुरी आदत थी। यहाँ तक कि वो अक्सर कच्ची नूडल्स भी खा जाया करती थी। उसे नूडल्स के अलावा कुछ और बनाना तक नहीं आता था। इस बात से उसकी माँ सरोज और पिता सुरेंद्र काफी परेशान रहते थे। इसीलिए वो उसके लिए विराज नाम के लड़के का रिश्ता ढूंढते हैं, जो अपनी माँ मोनिका के साथ उसे देखने उसके घर आता है। वो उनके लिए नूडल्स की अलग अलग वैरायटी बना कर रखती है और उनको परोसती है। और इतनी सारी नूडल्स देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बहन जी, ये देखिए ना आपकी बेटी ने क्या बना रखा है। ना हमने कभी आज तक ये चीज देखा है और ना ही कभी खाया है। बताइए तो क्या बनाया है आपकी बेटी ने? अरे वो क्या है ना बहन जी, मेरी बेटी को नूडल बनाने का और खाने का बड़ा ही शौक है, इसलिए आज नूडल की इतने सारी वैरायटी बना दी। क्या ये सब नूडल से बना है? जरा चक्कर तो देखूं कैसा बना है। सरोज उसे प्लेट में परोसकर नूडल्स देती है, जिसे खाकर मोनिका उन नूडल्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। बहन जी, खाना पीना तो हो गया, अब आप अपनी बेटी को तो बुला दीजिए ताकि दोनों बच्चे आपस में बातें कर सकें। सरोज अपनी बेटी को आवाज लगाकर अंदर से बुलाती है, जिसके बाद वो लोग विराज और निशा को अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं। तो आपको खाने में क्या क्या पसंद है? जी, मुझे तो नूडल का केक, नूडल्स की रोटी, नूडल का ऑमलेट, नूडल रोल, यहाँ तक कि कच्ची नूडल भी खा जाती हूँ मैं। अबे कैसी जंगली सी लड़की है, कच्ची नूडल? कच्ची नूडल कौन खाता है बे? वैसे आपको नूडल के अलावा और क्या क्या पसंद है? वैसे आप भी मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं। वो दोनों हंसने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद घर वाले मिलकर उनकी धूमधाम से शादी करवा देते हैं। शादी के बाद निशा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है और अपने ससुराल वालों को रोज अलग अलग तरह के नूडल्स बनाकर खिलाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन रोज रोज उसकी ससुराल वाले नूडल्स खाकर पक जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन निशा खाने में नूडल का पिज्जा बनाती है, जिसे देख उसकी सास मोनिका आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है, अगर मुझे पता होता कि तू शादी के बाद मुझे और मेरे बेटे को सिर्फ नूडल ही बना के खिलाएगी तो तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती मैं। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, अगर आपको नूडल नहीं खाने हैं तो जाइए अपने लिए कुछ और बना लीजिए। अरे तुझे पता भी है रोज रोज नूडल खाना कितना हानिकारक होता है हमारे लिए, और रोज रोज नूडल खाने से तेरे पेट में कीड़े हो जाएंगे नूडल जैसे। देखिए सासू माँ, आप अपना खाना अलग बनाती हैं, अलग खाती हैं। क्या मैंने आपसे कुछ कहा? तो फिर आप क्यों मुझ पर अपनी जबरदस्ती मर्जी थोप रही हैं? अरे मैं ही पागल हूँ जो तुझे समझा रही हूँ।
जा जो मर्जी करना है कर, अब नहीं बोलूंगी तुझे। तभी वहाँ विराज आ जाता है और सारी बात सुन लेता है और निशा को इस तरह बदतमीजी से बात करता देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार तमाचा जड़ देता है। फिर बोलता है, अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, जो माँ से ऐसे बात कर रही हो? क्या गलत बोल दिया माँ ने तुम्हें? अरे तुम्हारा भला ही तो चाहती है, तभी ये सब समझा रही है। पहली बात तो ये कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे अपने अच्छे बुरे की समझ ना हो, और दूसरी बात ये कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं ये मैं सोचूंगी, आप नहीं। ये बात बोलकर वो नूडल्स खाने के लिए टेबल पर बैठ जाती है। उसकी सास उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे के लिए अलग खाना बना कर लाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सरोज अपने और अपने बेटे के लिए रोजाना अलग खाना बनाती, तो वहीं निशा अपने लिए रोज नूडल्स बनाकर खाती। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे निशा बीमार होना शुरू हो जाती है। उसके पेट में दर्द रहने लगता है और रंग पीला पड़ जाता है। साथ ही उसके होंठ भी सूखे और सफेद पड़ने लगते हैं। वो कमजोर होती जाती है और बुखार से तपने लगती है। उसकी हालत बिगड़ता देखकर मोनिका और विराज दोनों को ही उसकी चिंता होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब निशा घर का काम कर रही होती है तो अचानक वो बेहोश हो जाती है। तभी मोनिका और विराज दोनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां काफी देर उसके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं, जी देखिए, जरूरत से ज्यादा नूडल्स और जंक फूड की वजह से आपकी वाइफ का लीवर में इन्फेक्शन हो गया है और ज्यादा मैदा खाने की वजह से इनकी नसें जाम हो गई हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सीरियस हो जाइए और इनका ये खाना पीना बंद कराइए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और हाँ, आप अपनी वाइफ का ख्याल रखें और इन सब चीजों से दूर रखें। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर निशा का इलाज शुरू करते हैं, पर अब भी निशा के दिल से उसका नूडल्स का लव नहीं जाता और वो घर पर बना खाना नहीं खाती है और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है, जिसे देख उसका पति और उसकी सास मोनिका बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। निशा, क्या है ये? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मेरी मर्जी विराज, और वैसे भी मुझे नूडल के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। बहू, बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू खाना नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? मुझे नहीं होना ठीक, मुझे पहले नूडल चाहिए बस। निशा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा नहीं, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, और जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी तो तुम जानती हो मुझे कितना हर्ट हुआ था। पर तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अपने नूडल्स प्यारे हैं। एक काम करता हूँ, मैं ही जहर खा के मर जाता हूँ अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो। विराज की बात सुनकर निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपने पति और अपनी सास मोनिका से माफी मांगती है। नहीं नहीं विराज जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज ऐसा दोबारा मत कहना। आपके बिना मेरा क्या होगा? मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आप तो हमेशा मेरा अच्छा सोचते थे, तभी मुझे इतना समझाते थे। और सासू माँ, आप भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बहू, देर से ही सही, लेकिन तुझे समझ आया, यही सबसे अच्छी बात है। इस तरह निशा की नूडल्स खाने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है और वो घर का बना सादा और अच्छा खाना खाने लगती है। साथ ही वो अपनी सासू माँ की तरह अलग अलग तरीके का खाना बनाना भी सीख लेती है और अपने पूरे परिवार को रोज नए नए डिशेस बनाकर खिलाती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आस्था बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। साथ ही वो घर के सभी काम अच्छे से कर लेती थी। आस्था पिज्जा खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन थी। वो अलग अलग जगह जाकर तरह तरह के पिज्जा ट्राई करती रहती थी।
जैसे कि चीज कॉर्न पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, मार्गरीटा पिज्जा एक्सेट्रा। उसके साथ घर में उसकी मम्मी पिंकी और पापा दिनेश रहते थे। उसे जब भूख लगती थी तो वो बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ही खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त। आस्था, बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, आप ही खा लो, मेरा ना पहले से पेट भरा हुआ है। क्यों लाडो, तूने ऐसा क्या खा लिया? वो क्या है ना मम्मी, मैंने 5 पिज्जा खाए थे, इसीलिए अब मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं है। हे भगवान, ये लड़की भी ना फिर से पिज्जा खा लिया, और वो भी एक नहीं बल्कि 5-5। आस्था के पापा, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे आस्था बेटा, तुम इतना पिज्जा मत खाया करो, वरना एक दिन बीमार पड़ जाओगी। ओफो पापा, कुछ नहीं होता ये सब खाने से। वैसे भी मैं कभी कभी तो खाती हूँ, कौन सा रोज ही खाती हूँ। देख रहे हो ना अपनी बेटी को, कितना एहसान कर रही है हम पर, ये बता करके मैं पिज्जा खा कर आई हूँ। अरे इसको कुछ समझाओ कि रोज रोज पिज्जा खाकर ये एकदम डम्बल डाउन हो जाएगी। ओफो मम्मी, कहा तो आप खामखा इतने टेंशन ले रहे हो, देखना मुझे ना कुछ नहीं होगा। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और आस्था के लिए एक दीपेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ कल्याणी के साथ उसे देखने उसके घर आ जाता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दीपेश और आस्था की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। आस्था आए दिन अपने ससुराल में भी अलग अलग तरीके के पिज्जा बनाती और सभी लोग रोज रोज एक जैसा खाना खाते। तो ये सब कुछ देखकर उसकी सास को आस्था पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही एक दिन रसोई में। अरे बहू, आज क्या बना रही है खाने में? कहीं फिर से वो मैदे की रोटी तो नहीं बना रही तू? माँ जी, मैंने लंच में पिज्जा बनाया है, वो भी मार्गरीटा पिज्जा। आए हाय, ये बेशरम तो हमें बीमार करके ही छोड़ेगी। सुबह शाम बस यही खिलाती रहती है। ओफो माँ जी, आपको नहीं खाना तो मत खाइए ना, मैं आपके लिए दाल चावल बना दूंगी, आप वही खा लेना। अरे मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए बना, और अपने लिए भी। देख बहू, मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ बुरा हो। ये सब कभी कभी खाना ठीक है, पर डेली अच्छा नहीं होता। प्लीज माँ जी बस करो ना, पिज्जा खाने का मजा किरकिरा मत करो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। आस्था बाकी सबके लिए तो सादा और अच्छा खाना बनाती थी, पर खुद के लिए अलग अलग तरीके के पिज्जा बनाती थी और वही खाती। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसे कुछ भी कहे, वो किसी की बात नहीं मानती थी। ऐसे ही एक बार उसके ससुराल वाले कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। इस बीच आस्था ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर तीनों टाइम बस पिज्जा ही खाती थी और पिज्जा के खाली डब्बों का ढेर घर के अंदर लगा देती थी। जब एक हफ्ते बाद सभी घर वाले वापस आते हैं तो कल्याणी पिज्जा के डब्बों का ढेर देखकर हक्की बक्की रह जाती है और गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे ओ बेशरम नालायक, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? क्या हुआ माँ जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे तो क्या करूं, आरती उतारू तेरी पिज्जा देवी। अरे जितना पैसा तूने पिज्जा में बर्बाद किया है, अगर उतने पैसे का घर का कुछ बना कर खा लेती तो कुछ हो जाता तेरा। माँ जी देखिए, पहली बात तो ये कि आप शांत हो जाइए, और दूसरी बात ये कि आप जानती है कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और तीसरी बात ये कि आप जितना भी मना करे, जितना भी रोक ले, मैं पिज्जा खाऊंगी तो बस खाऊंगी। अरे आग लगे तुझे और तेरे पिज्जा को, मैं नहीं रोकूंगी, जा जो मर्जी करना है कर। तभी वहाँ दीपेश आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। साथ ही आस्था को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है और गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ऐसे हुई
तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? माँ से ऐसे बात करती हो? अरे तो क्या करूं मैं? तुम दोनों माँ बेटे को बस मेरे खाने से ही दिक्कत है। अरे मैं पूछती हूँ कि मैं पिज्जा खाऊं या रोटी, इससे आप दोनों को क्या? आपको तो खाना बनाकर दे रही हूँ ना, तो शांति रखो। हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुम्हें रोकते हैं। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि पिज्जा खा खा कर तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं घुसता, मोटी बुद्धि। तो फिर कहा ही किसने है सलाह देने के लिए? मेरे अच्छे बुरे का मैं अपने आप सोच लूंगी, आप चिंता मत करो। आस्था गुस्से से पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आस्था अपनी पिज्जा खाने की आदत को बरकरार रखती है। और एक दिन आस्था के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द से कराहने लगती है। दीपेश और कल्याणी उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं, जी आपकी वाइफ ने देर रात को जरूरत से ज्यादा पिज्जा खा लिया है, जिस वजह से उनके पेट में मैदा जम गया है और अब उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। साथ ही उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो गया है और ब्लॉकेज इतनी ज्यादा है उनका बचना मुश्किल है। आप चाहें तो ऑपरेशन से पहले आस्था जी से मिल सकते हैं। दीपेश और कल्याणी आस्था से मिलने वार्ड में जाते हैं, जहां वो दर्द से करहा रही होती है और रोते हुए बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और हमेशा छुप छुप कर पिज्जा खाती रही और आज यहाँ आ गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बेटा जो हुआ उसे भूल जा और जल्दी से ठीक हो जा। माँ जी मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जी पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। पागल हो गई हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, समझी? नहीं दीपेश जी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मुझे माफ कर देना, पर मुझे जाना होगा। इतना कहते ही आस्था के पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है और वो वहीं पर दम तोड़ देती है। सभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और इस तरह सबको सबक मिलता है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाना किस तरह हमारी जान का दुश्मन बन सकता है। सुमन एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपनी मम्मी शालिनी और पापा राज के साथ रहती थी। सुमन के बाल बहुत ही ज्यादा कर्ली और घने थे, जिस वजह से उसके बाल ना तो कॉम्ब हो पाते थे और ना ही उनका कोई हेयर स्टाइल बन पाता था। सुमन अक्सर ही अपने बालों को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। वक्त बीतता जाता है। सुमन अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे ही वो अपने ऑफिस के पहले दिन के लिए बड़ी ही उत्सुकता के साथ तैयार होकर जाती है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सो इट्स योर फर्स्ट डे, ऑल द बेस्ट। ओके सर। सुमन अपना काम करना शुरू कर देती है। थोड़े ही समय बाद लंच हो जाता है और वो खाना खाने के लिए ऑफिस की कैंटीन में जाती है, जहां सभी लोग उसके कर्ली बाल देखकर उसका मजाक बनाते हैं। कोई उसे मैगी तो कभी चाउमीन तो कोई चिड़िया का घोंसला कहकर अलग अलग अजीब से नामों से बुलाता और उसका खूब मजाक उड़ाते। ये सब सुनकर सुमन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। शाम को जब सुमन अपने घर पहुंचती है तो वो अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अरे सुमन मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों रो रही है? आज तो तेरे ऑफिस का पहला दिन था ना, किसी ने कुछ कहा क्या बेटा? बोल ना। माँ वो आज ऑफिस में सबने मेरा बहुत मजाक बनाया, मैं कभी नहीं जाऊंगी दोबारा वहाँ। बच्चे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कितने बुरे बाल है माँ मेरे, ना तो ठीक से कंघी हो पाती है, ना कोई हेयर स्टाइल बना पाती हूँ, और जिस दिन धोती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बालों में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। चल रोना बंद कर, इधर आ मेरे पास।
मैं तेरे बालों में चम्पी कर देती हूँ, फिर तेरे बाल एकदम रेशम के धागे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी, आप मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। और हाँ, अपने आप को जरा मजबूत बना और कल दोबारा ऑफिस जाना, और जो भी कोई कुछ बोले ना तो उसे नजरअंदाज कर देना। ठीक है माँ, चली जाऊंगी मैं। सुमन अगले दिन ऑफिस जाती है। लंच टाइम में जब वो लंच कर रही होती है तो एक बार फिर से उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ वीर नाम का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आ जाता है और वो गुस्से से तेज आवाज में सभी से बोलता है, तुम सबको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसा बोलते हुए? ऐसा भला कोई करता है? उसके बाल अगर कर ली है तो क्या हुआ, गंजी तो नहीं है ना, बाल तो है ना। और हाँ, किसी को जज करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वीर की बातें सुनकर पास खड़े सभी लोगों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और वो सभी सुमन से माफी मांगते हैं। सुमन भी सबको माफ कर देती है, साथ ही वीर को थैंक यू कहने के लिए उसके पास जाती है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो ये लोग तो मेरा जीना हराम कर देते। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी ऐसे ही मदद करता। वैसे मेरा नाम सुमन है, और आपका? माई सेल्फ वीर वाधवा। तो फिर साथ में लंच करें? ओके ठीक है, वैसे भी मैं रोज अकेले ही खाना खाता था, आज से तुम्हारे साथ खा लिया करूँगा। ये चलो फिर। इस तरह वीर और सुमन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। वक्त बीतता जाता है, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं और साथ ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वीर ने सुमन को अपने घर वालों से अभी तक नहीं मिलवाया था, क्योंकि वीर के माता पिता शहर से दूर गांव में रहा करते थे। जब उन्हें अपने बेटे की शादी की खबर मिलती है तो वो अपनी नई बहू से मिलने के लिए शहर आते हैं। ऐसे ही सुबह सुबह घर के दरवाजे की बेल बजती है। वीर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी माँ सरोज और पिता सौरभ खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वीर खुशी से फूला नहीं समाता। सुमन जल्दी, माँ और बाबूजी आ गए। आइए ना माँ बाबूजी, अंदर आइए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। हाँ हाँ बिटवा, हमको भी बहुत खुशी हो रही है तुमको देखकर। अब तो हम अपनी नई बहुरिया से खूब सेवा करवाएंगे अपनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, आपकी बहू बहुत गुणी है। आपका इतना ख्याल रखेगी ना कि आप उसकी तारीफ ही करती रह जाओगी। तभी सुमन सर पर पल्ला किए, हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है और अपने सास और ससुर का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ जी, बाबूजी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे बहू, जीती रहो, खुश रहो और सदा सुहागन रहो। माँ जी, आप दोनों ठीक से आ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई सफर में आपको? नहीं बहू, हम तो आराम से आए हैं। वैसे तुमने सर पर ये पल्ला क्यों रखा है? जरा अपने बाल तो दिखा। सुमन जैसे ही अपने सर से पल्ला हटाती है तो उसके कर्ली बाल बिखर जाते हैं, जिसे देखकर सरोज गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे हाय बहू, ये क्या हुआ तेरे बालों को? ये बाल है या चिड़िया का घोंसला? वो माँ जी, मेरे बाल हमेशा से ऐसे ही हैं। हाय सत्यानाश हो तेरा! मेरे बेटे ने किस बेकार लड़की से शादी कर ली। हमारे पीछे वीर ने इस अफ्रीकन जैसे मोटे मोटे घुंघराले बालों वाली लड़की से शादी कर ली। हाय राम! सरोज अपनी बहू सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसकी खूब बेइज्जती करती है। सुमन रोती हुई वहाँ से सब कुछ सुनकर चली जाती है। तभी वीर बोलता है, ये क्या तरीका है माँ, अपनी बहू से आते ही लड़ रही हो तुम। वीर, ये कैसी बहू ले आया तू? इसके बाल तो देख जरा, ऐसा लग रहा है जैसे चावल लटक रही है। माँ, उसे कुछ मत कहो आप। सुमन बहुत अच्छी लड़की है और वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रिश्तेदारों की मुझे कोई परवाह नहीं है। कभी नहीं,
मैं सच तो क्या सपने में भी कभी इसे अपनी बहू न मानूं। माँ, आप उसके बालों पर मत जाओ। देखना, आपको भी उस पर एक दिन बहुत गर्व होगा। उसके बालों की वजह से आप उसको जज मत करो। वक्त बीतता जाता है। सुमन अपने गुणों और अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। ये सब देखकर उसकी सास सरोज बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। और अब उन्हें सुमन के कर्ली बालों से भी कोई दिक्कत नहीं होती, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। निया एक बहुत बड़ी फूडी लड़की थी। उसे नॉनवेज खाना खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अलग अलग जगह जाकर नॉनवेज खाया करती थी। उसे नॉनवेज में बटर चिकन सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। वो अक्सर ही कभी घर में तो कभी बाहर ये सब मंगवाया करती थी। उसकी माता प्रिया और पिता केशव को अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन निया, अरे बेटा निया, अरे उठ जा, सुबह के 6:30 हो गए हैं, कब तक सोती रहेगी? हाँ माँ, क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह? अच्छा, मैं तुझे परेशान कर रही हूँ? अरे दुनिया के बच्चे सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं और तू खाट तोड़ रही है यहाँ पे। अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की, मैं ऐसे ही फिट हूँ। निया तुरंत तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि कॉलेज में एक अमन नाम का बहुत ही हैंडसम सा लड़का प्रिंसिपल से बात कर रहा है। निया उनके पास जाती है और बोलती है, हेलो। ओह हेलो निया, इससे मिलो, ये है अमन, न्यू एडमिशन है। क्योंकि तुम स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी हर तरीके से मदद करो। निया और अमन प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। निया उसे पूरा कैंपस घुमाती है। कैंपस घूमने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए कैंटीन में जाते हैं। निया जैसे ही अपना टिफिन खोलकर अपना खाना शुरू करती है, तब अमन उसके टिफिन में अंडा भुर्जी देखकर उससे कहता है, तो तुम नॉनवेज खाती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं नॉनवेज में सब खा लेती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे बटर चिकन खाना पसंद है। सोचते ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा, वैसे तो बटर चिकन मुझे भी बहुत पसंद है, पर जब से यहाँ आया हूँ तब से नहीं चखा। मुझे तो अपने शहर के बटर चिकन की काफी याद आ रही है। अरे टेंशन क्यों लेते हो, चलो फिर किसी दिन साथ में तुम्हें सबसे बढ़िया बटर चिकन खिलाऊंगी। उंगलियां चाटते ना रह जाओ ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे ही एक साथ घूमते घूमते उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में सब बता देते हैं। फिर उनके घर वाले मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन निया को बटर चिकन खाने का बहुत मन करता है और वो अपनी सास कामिनी के पास जाकर अपनी ये इच्छा बताती है। माँ जी, मेरा ना बटर चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या हम आज खाने में बटर चिकन बना ले? क्या चिकन? तेरा दिमाग तो ठीक है जो इस घर में चिकन बनाने की कह रही है। अरे हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कराएगी क्या? मगर माँ जी, मुझे तो बटर चिकन खाना बहुत पसंद है। मैं तो शादी से पहले भी खाती थी और ये बात तो अमन को भी पता थी। हे भगवान, कैसी बहू मिली है। हाय हाय, नॉनवेज खाने वाली। आने दो अमन को, आज उसकी खैर नहीं। शाम को अमन घर आता है और उसकी माँ कामिनी उस पर गुस्से से बरस पड़ती है। हाँ अमन, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे ये बता कि तुझे क्या ये बात पहले से पता थी कि निया नॉनवेज खाती है? ये बात जानते हुए भी कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, तूने ये बात बताना मुझे जरूरी नहीं समझा? अमन अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और निया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है।
उसके पूछने पर निया उसे सारी बात बताती है। तब अमन उससे कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने माँ के आगे बटर चिकन की बात ही क्यों की? मुझसे क्यों नहीं की? मुझे क्या पता था कि माँ जी इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी शाकाहारी है। वो माफ करना, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि माँ को यह सब पसंद नहीं है। वो सब छोड़ो, अब बताओ कि क्या करें? मैंने जब से शादी हुई है ना, अभी तक बटर चिकन नहीं खाया और मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं बाजार से जाकर अभी बटर चिकन ले आता हूँ। लेकिन माँ को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि हम लोग चिकन खाते हैं। अमन बाजार से छुप छुपा कर निया के लिए बटर चिकन ले आता है और वो दोनों उसे मजे से खाते हैं। वक्त बीतता जाता है। दोनों पति पत्नी आए दिन अपने घर में चिकन लाकर खाते रहते। लेकिन एक दिन गलती से वो रात को खाना खाकर उसके बर्तन वहीं छोड़ देते हैं, जिसके अंदर चिकन की हड्डियां होती हैं। सुबह जब कामिनी उनके कमरे में आती है तब वो बर्तन में रखी हड्डियां देखकर आग बबूला हो जाती है। हाय राम, अरे मेरे तो गरम फूट गए, पूरा घर अशुद्ध कर दिया इस नास बेटी ने। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? अरे पहले तो ये बता, ये सब क्या है? तूने भी बहू के साथ नॉनवेज खाना शुरू कर दिया ना? सब इस नास बेटी लड़की की वजह से हो रहा है। माँ जी, तो आपका बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है। ये भी मुझसे मिलने से पहले चिकन खाता था, अगर आपको पता ना हो। क्या? ये पहले से नॉनवेज खाता है? ये बात तुम दोनों ने मुझसे अब तक छुपा के रखी। शर्म नहीं आई धर्म भ्रष्ट करते हुए, अपनी माँ से इतना बड़ा सच छुपाते हुए? वो माँ, मैं बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे पहले तो तूने इस मांसाहारी लड़की से शादी कर ली और अब इसके साथ बैठकर वही सब खा रहा है। शर्म कर, शर्म। वक्त बीतता जाता है। अपनी माँ की बातें सुनकर अमन चिकन खाना बंद कर देता है, पर निया अपनी सास की बातों को अनसुना करके अपनी इस आदत को बरकरार रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ चिकन में बर्ड फ्लू की बीमारी फैल जाती है, जिसके कारण मार्केट में चिकन मिलना बंद हो जाता है और साथ ही अखबार और टीवी में भी इस बात की खबर आना शुरू हो जाती है। तो वहीं निया की चिकन खाने की तलब उसे परेशान करने लगती है और वो मार्केट से जाकर चिकन ले आती है और जल्दी से उसे बनाकर खा लेती है। थोड़े ही दिनों बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे तेज बुखार, उल्टियां और थकान रहने लगती है और दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती ही जाती है। ये सब देखकर अमन और कामिनी जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहां उसके काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी बहू ठीक तो है ना? जी देखिए, आपकी बहू को फ्लू हो गया है क्योंकि इसने जो चिकन खाया था ना, उसे बर्ड फ्लू था और अब यही वायरस इनके अंदर आ गया है और अब इनका इलाज चल रहा है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। निया को काफी दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है और उसका इलाज होता है, जहां उसकी सास दिन रात उसकी सेवा करती है। अपनी सास का सेवा भाव और अपनापन देखकर निया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। साथ ही वो नॉनवेज खाना भी हमेशा के लिए छोड़ देती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बटर चिकन वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे बटर चिकन इसी तरह इतना ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो उन्हें दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।